नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। आज आंख का इलाज कराने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचते ही सीएम नीतीश ने पूरी साफगोई से एक एक मुद्दे पर जवाब दिया। नीतीश ने क्या कुछ अहम बयान दिए, पहले वो सुनिए, फिर खबर तो समझिए। तकरीबन शाम 5 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार का ये दौरा निजी है। सीएम नीतीश कुमार आंख का इलाज कराने दिल्ली पहुंचे हैं। अगले 3 दिनों तक नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहेंगे। दिल्ली दौरा पे आए हैं सर? हम देखिए बिल्कुल निजी काम से आए हैं। आँख का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसी का चेकअप करके जरूरत होगा उसका लोग ट्रीटमेंट करेंगे, इसी के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं। हालांकि इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी मुलाकात हो सकती है प्रधानमंत्री से भी और आने वाले दिनों में जो मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है उस पर बातचीत हो सकती है। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि हम लोग साथ हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल निजी दौरा है। उन्होंने अभी बातचीत करते हुए ये कहा कि हम अपने आँख बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, आई चेकअप के लिए दिल्ली पहुँचे हुए हैं। तो उनकी तरफ से इस बात से इनकार किया गया कि किसी भी तरह की कोई फिलहाल मीटिंग है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलों पर सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि बीजेपी जेडीयू के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो वो प्रधानमंत्री का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, वो सब कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों अचानक क्यों चला। पहले ऐसा कोई शेड्यूल ऐसा नहीं है। अरे कुछ नहीं, हम लोग साथ में है। कोई किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह की कोई बात ही नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी में चल रहे सियासी महाभारत पर सीएम नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि जो कुछ भी चल रहा है इसमें जेडीयू की कोई भूमिका नहीं है। उनका खुद ही का बयान है एनडीए का, और वो जो कुछ भी है पार्टी के अंदर का मामला है तो वो लोग अपना कर रहे हैं, उसमें वाला हम लोगों को क्या मतलब। पारस जी को आप स्वागत कर रहे हैं एनडीए में पारस जी का? पूरे मामले में हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है, इस बात को अच्छी तरह जान लें। जो कुछ भी आपस का मामला है, लेकिन कुछ लोग हम ही लोगों पर बोलते हैं, तो हमको खैर उस पर भी कुछ नहीं एतराज है, इसलिए कि हम पर बोलेंगे तभी ना पब्लिसिटी मिलेगी, तो अपनी पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं। पप्पू यादव के जेल जाने को लेकर जब नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल किया तो उस मामले पर भी मुख्यमंत्री ने साफगोई से कहा कि पप्पू यादव का मामला अभी कोर्ट में है। पप्पू यादव पर भी सर सवाल उठ रहे हैं कि पप्पू यादव को आप ठीक है? हमने कुछ नहीं किया। कोर्ट में तो उनका कोई मामला था पहले का, उससे है कोर्ट का मामला है, हम लोग का कोई। प्रधानमंत्री से अभी तक उनका कहना है कि मेरी कोई भी समय नहीं मांगा, न मुलाकात होगी, जो कुछ भी होगा वो डॉक्टर्स के कहने पर ऑपरेशन के बाद क्या स्थिति होती है उस पर निर्भर करता है। 3 दिनों तक नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास पर है, लिहाजा बिहार से लेकर दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा रहने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार के साथ अशरफ काजमी की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। नीतीश कुमार इलाज के लिए दिल्ली में हैं, लेकिन यहां टाइमिंग को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा है और जेडीयू की ओर से साफ कह दिया गया है कि जब कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें जेडीयू शामिल होगा। और आज दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने भी किसी बात को खारिज नहीं किया। प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार का हवाला दिया। मतलब साफ है कि जेडीयू इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पिछली बार उम्मीद के मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिलने की वजह से ही जेडीयू ने केंद्र सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। लेकिन इस बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने खुद आगे आकर सरकार में शामिल होने की बात कही है। केंद्र सरकार में अधिकतम 83 मंत्री हो सकते हैं। अभी भी मोदी सरकार में 24 और नए मंत्री के शामिल करने की गुंजाइश है। मोदी सरकार में फिलहाल 21 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 29 राज्य मंत्री हैं। एलजेपी में टूट के मुद्दे पर भी विरोधियों को नीतीश ने जवाब दिया और टूट के पीछे विरोधी नीतीश का नाम उछाल रहे थे, लेकिन नीतीश ने इस मुद्दे पर भी साफ कर दिया कि एलजेपी की टूट में जेडीयू की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि अगले 3 दिन बेहद अहम है। क्या इस 3 दिन में
कुछ मुलाकात का दौर भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। दरभंगा ब्लास्ट मामले का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। कल पाकिस्तान से कनेक्शन की बात आई और आज कश्मीर केंद्र में आ गया। 4 राज्यों में अब ये पूरा मामला जुड़ता दिखाई दे रहा है और इसी बीच कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिनके आधार पर अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां लगातार एक्शन में है। अब सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस के बाहर लगे जो सीसीटीवी फुटेज जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं, उससे दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के पीछे का राज जल्द बेपर्दा होने की उम्मीद है। अब तक ब्लास्ट के तार देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ चुके हैं, जिनमें यूपी, बिहार, झारखंड और तेलंगाना है। सीसीटीवी फुटेज में 6 संदिग्ध दिखे हैं। पहले फुटेज में 4 शख्स दिखे हैं जो एक कार के डिक्की से पार्सल को उतारते दिख रहे हैं। वहीं एक बाइक से भी पार्सल के लिए 2 लोग आए थे, ये भी संदिग्ध दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये उसी तरह का पार्सल है जिस तरह का पार्सल दरभंगा भेजा गया था। दोनों सीसीटीवी और संदिग्धों के गाड़ी नंबर के आधार से इनकी पड़ताल की जा रही है। प्राइमरी जांच में ये सभी हैदराबाद के ही बताए जा रहे हैं। 6 में से 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच पार्सल पर लिखे मोहम्मद सुफियान के कश्मीर जेल में बंद मोहम्मद जावेद से तार जुड़े हैं। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने को लेकर मोहम्मद जावेद को छपरा से गिरफ्तार किया गया था। वहीं मुजफ्फरनगर गई बिहार रेल पुलिस की एक टीम भी एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। डीएसपी वो सारे सीसीटीवी फुटेज का भी कर रहे हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ कर रहे हैं वहाँ के पदाधिकारियों के साथ। तो अभी अनुसंधान अंतर्गत है और इसमें प्रगति हो रही है। क्या दरभंगा मॉड्यूल को एक बार फिर से एक्टिव करने की साजिश है? क्या बिहार या देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर तो समझिए। दरअसल पार्सल ब्लास्ट मामले का दायरा बढ़ता जा रहा है। कल यह बात सामने आई थी कि मोहम्मद सुफियान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है और आज यह मामला कश्मीर तक पहुंच चुका है। आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले मोहम्मद जावेद के संपर्क में भी मोहम्मद सुफियान था और जावेद इस वक्त कश्मीर के जेल में बंद है। जाहिर तौर पर एक बड़ा नेक्सस खड़ा होने का इशारा मिल रहा है और पिछले 1 महीने में बिहार में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, देखने से तो आपराधिक घटना लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। पिछले 15 दिनों में 4 बम ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पार्सल ब्लास्ट का मामला कटिहार से भी जुड़ रहा है और इससे पहले की बात करें तो 23 मई को पूर्णिया के एक दलित बस्ती में 200 मुसलमानों का हथियारों के साथ हमला करना और बस्ती जलाकर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करना, क्या सिर्फ एक आपराधिक घटना थी या इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? किशनगंज में भी एक दलित व्यक्ति की हत्या क्या महज एक आपराधिक वारदात थी या इसके पीछे भी साजिश थी? बांग्लादेश की सीमा और बिहार के सीमावर्ती जिले को भी इनकार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। जाहिर है पार्सल ब्लास्ट का सच ये बताएगा कि क्या वाकई बिहार फिर से आतंकियों का पनाहगाह बन रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश ने कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। सड़कों, मोहल्लों और घरों में जलजमाव की बात तो छोड़िए, अस्पतालों का भी हाल बेहाल है। देखिए रिपोर्ट। पानी में डूबे खेत और सड़कें, तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां भले ही गंडक के जलस्तर में लगातार कमी हो रही हो, लेकिन सदर प्रखंड के रामनगर में कई सड़कें और खेत अभी भी पानी में डूबे हैं। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। विभूतिपुर प्रखंड के दलसिंह सराय शाहपुर रोड में वैती नदी पर बना अप्रोच पथ 5 रोज पहले पानी के तेज बहाव के कारण पूरी तरह से बाहर हो गया,
जिसके बाद लोग लकड़ी का पटरी डालकर किसी तरह आ जा रहे थे, लेकिन अब पानी अप्रोच पथ के ऊपर से बह रहा है, जिसके कारण 5 से ज्यादा गांव का सड़क संपर्क टूट गया है। इस पार से उस पार जाने के लिए डायवर्सन एकमात्र विकल्प था यहाँ पे, जो कि अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाके फिर यहीं 100 मीटर का रास्ता तय करने के लिए 5 किलोमीटर दूर घूमना पड़ रहा है। बहुत गंभीर समस्या है। डायवर्सन तो बहुत गलत समस्या है, जो आने जाने के लिए इतना त्रुटि है जो नाम मत लीजिए। इस पार का आदमी इस पार और उस पार का आदमी उस पार। समस्या देखिए यहाँ से कैसे हो रहा है। मधुबनी में भी रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके में करीब 7 पंचायतों में बाढ़ की आहट से लोग सहमे हुए हैं। कोसी और सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ने से दियारा इलाके में बसे करीब दर्जन भर गांव के लोगों के लिए बाजार, हाट या अस्पताल तक जाने के लिए नाव ही सहारा रह गया है। अब ये आने जाने का बस ये नाव ही सहारा रह गया है। बस हाँ, यही सहारा है। तो ये मतलब अगले 3-4 महीने बस ये, और कुछ उपाय नहीं है यहाँ पे? जी नहीं, अभी जब तक पानी रहेगा तब तक बस यही एक उपाय है। छपरा में भी बारिश से जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है। सदर अस्पताल के RT-PCR लैब, डायलिसिस और पोस्टमार्टम रूम समेत कई विभाग पानी में डूब गए हैं। इससे मरीजों और डॉक्टरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार, छपरा से संतोष कुमार, मधुबनी से अमित रंजन के साथ समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और हैरानी की बात है कि जून महीने में 9 गुना अधिक बारिश हुई है और इससे पहले शायद ही कभी जून महीने में इतनी बारिश हुई है। हालांकि कई नदियों के जलस्तर में कमी आई है और कमी आ रही है, लेकिन बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है। तटबंधों पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। बगहा, गोपालगंज और सारण के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर सड़कों का संपर्क टूट गया है और इस कारण आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। गोपालगंज में एहतियातन अप्रोच पथ को काट दिया गया है। NDRF, SDRF की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सतर्कता बरतने की अभी भी जरूरत है। एक बड़ी खबर, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस मुख्यालय स्तर पर बनेगा इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल। अपराध की जांच पर निगरानी रखेगा मॉनिटरिंग सेल। ये बड़ी खबर, बिहार में बनेगा इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल और अपराध की जांच पर यह सेल निगरानी रखेगा, जांच की प्रगति पर नजर रखेगा। मॉनिटरिंग सेल के लिए 69 पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है, यानी 69 पद इस सेल में होंगे, जिस पर बहाली होगी और जिस पर अलग अलग रैंक के अफसर होंगे, SP रैंक के अफसर होंगे, DSP रैंक के अफसर होंगे। तो एक बड़ी खबर और एक बड़ा फैसला अपराध नियंत्रण की दिशा में बिहार सरकार का। खबर तो समझिए, बताया जा रहा है कि बिहार में आपराधिक मामलों की जांच को लेकर इस टीम का गठन किया जा रहा है। ये सेल इन्वेस्टिगेशन और अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की निगरानी करेगी। इसका नेतृत्व SP स्तर के अधिकारी करेंगे। यह सेल जिलों में अपराध नियंत्रण के उपाय और पेंडिंग मामलों की जांच की गति की मॉनिटरिंग करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम का मकसद जिला और थाना स्तर पर पुराने और लंबित मामलों का निपटारा तेज करना है। अपराध नियंत्रण के लिए बेहद जरूरी है कि पेंडिंग मामलों का जल्द अनुसंधान कर अपराधी को सजा दिलाई जाए, ताकि अपराधियों के साथ समाज में एक संदेश भी जाए। और आपको याद होगा, जब नीतीश कुमार का पहला टर्म था बतौर मुख्यमंत्री, तो उस वक्त यही स्पीडी ट्रायल के जरिए ही अपराधियों को सजा दिलाई गई थी, जिस वजह से अपराधियों के मन में खौफ पैदा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पटना में आज SLBC यानी बैंक अधिकारियों के साथ CM नीतीश कुमार ने मीटिंग की। इस बैठक में डिप्टी CM समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग में CM ने बैंकों के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की और उसमें सुधार के लिए कई दिशा निर्देश दिए। बिहार विकास की बुलंदियों को छुए, इसके लिए CM नीतीश कुमार हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। विकास में बैंकों की भूमिका अहम होती है, लिहाजा आज CM नीतीश कुमार ने राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें CM के अलावे डिप्टी CM, कई बैंकों के अधिकारी और कई विभागों के मंत्री शामिल हुए। गहन समीक्षा के दौरान CM नीतीश कुमार ने बैंकों के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। CM नीतीश कुमार ने तकरीबन 5 मुद्दों को लेकर चिंता जाहिर की।
मसलन सीडी रेशियो का कम होना, तय लक्ष्य से कम लोन देना। बिहार में सीडी रेशियो 46.40% का होना, जो औसत से काफी कम है। सीएम ने कहा कि लोगों को 76% के करीब लोन मिलना चाहिए। पटना जिला का सीडी अनुपात भी काफी कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीडी रेशियो पर चिंता जाहिर करते हुए बैंकों को इसमें जल्द सुधार करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि बिहार में जितनी राशि बैंकों में जमा होती है उस अनुपात में लोगों को लोन नहीं दिया जा रहा है। इसमें सुधार के लिए बैंकों को निर्देशित किया गया है। सरकार ने बैंकों को हर पंचायत में शाखा खोलने का निर्देश भी दिया है। बैंक का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार वो राशि बिहार पर खर्च नहीं हो रही है, इसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की है। और बिहार में सभी पंचायतों में कम से कम एक व्यावसायिक बैंक की शाखा खुले, इसके लिए भी आग्रह था, मेरी ओर से भी आग्रह था। दरअसल बैंकों में जितना पैसा जमा किया जाता है उसके सापेक्ष कितना पैसा बैंक लोन के रूप में बांट रहे हैं, इसी के अनुपात को सीडी रेशियो कहा जाता है। बैंक कम लोन देंगे तो विकास की संभावनाएं सीमित होंगी। मतलब सीडी रेशियो का सीधा ताल्लुक विकास से है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, दरअसल बैंकों में जितना पैसा जमा किया जाता है उसके सापेक्ष कितना पैसा बैंक लोन के तौर पर बांट रहा है, इसी के अनुपात को सीडी रेशियो कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी काम के लिए बैंक कर्ज देते हैं और बैंकों ने लोगों को जरूरत से कम कर्ज दिया है। किसी भी काम में बैंकों की भूमिका अहम होती है, किसी भी योजना में बैंकों की भूमिका अहम होती है। एमएसएमई के क्षेत्र में बिहार में काफी संभावनाएं हैं और इसके बढ़ावा देने के लिए से बैंकों का सहयोग जरूरी है। बैंकों की शाखाएं खुलेंगी, बैंकों का विस्तार होगा तो न सिर्फ राज्य और देश का विकास होगा बल्कि बैंकों का खुद का भी विकास होगा। सीडी रेशियो के लक्ष्य में बिहार काफी पीछे है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 46.40% सिर्फ रहा है, जबकि पूरे देश का यह सीडी रेशियो 76.5% रहा है। सीएम ने इसीलिए बैंकों के प्रति सख्ती दिखाई और सीडी रेशियो को 76% तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। एनआईए ने पटना और जहानाबाद में नक्सलियों के कब्जे से बरामद हथियार और विस्फोटक मामले में जांच शुरू कर दी है। हार्डकोर नक्सली परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल जी के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। जाहिर है मामला बड़ा है, तभी एनआईए की एंट्री हुई है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एनआईए की टीम पहुंची बिस्टॉल गांव। नक्सली नंदलाल के घर एनआईए की टीम। नंदलाल के घर मिले थे विस्फोटक। पटना और जहानाबाद में नक्सलियों के कब्जे से बरामद अवैध हथियार और विस्फोटक मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। जहानाबाद के कडौना ओपी के बिस्टॉल गांव में हार्डकोर नक्सली परशुराम सिंह उर्फ नंदलाल के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। जहानाबाद पुलिस के साथ एनआईए की 3 सदस्यीय टीम ने परशुराम सिंह के घर और बागीचे का भी बारीकी से निरीक्षण किया। दरअसल 31 मार्च को एसटीएफ ने बिस्टॉल और पटना में छापेमारी की थी। टीम ने परशुराम सिंह समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही उनके ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले थे, जिसके बाद विशेष कोर्ट की पहल पर 21 जून को जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया। हम लोग के यहाँ कडौना ओपी क्षेत्र अंतर्गत जो इस ग्राम बिस्टॉल है, इसमें एक उग्रवादी को हम लोगों के द्वारा हथियार के और उसके बम के जो निर्माण सामग्रियां हैं उनके साथ में गिरफ्तार किया गया था। तो उसी के संबंध में सेंट्रल एजेंसी जो है पूछताछ के लिए आई। इधर गिरफ्तार नक्सली परशुराम सिंह के भाई ने अपने दोनों भतीजों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए। पूरा गांव उग्रवादी के नाम से मशहूर है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये जो बच्चे लोग को पकड़ के ले गए, बच्चा लोग तो दोषी नहीं है, चोर तो हम हैं। बरामद हथियार और विस्फोटकों को लेकर पुलिस काफी गंभीर है। एनआईए की टीम इस जांच में जुटी है कि आखिरकार नक्सलियों ने किस मकसद से पटना जहानाबाद में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जुटाए थे। न्यूज 18 के लिए जहानाबाद से रागिब एहसन की रिपोर्ट।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।